नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हिस्ट्री की नई वाली एनसीईआरटी है क्लास 6 की, उसके चैप्टर नंबर 4 की। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका हेडिंग दिया हुआ है आरंभिक नगर, और इसमें मोस्टली बात की गई है हड़प्पा सभ्यता की। और हड़प्पा सभ्यता हम लोगों को पता है कि भाई उसके 3 फेजेस रहे हुए हैं। एक आरंभिक फेज था, एक आरंभिक चरण था, फिर उसके बाद मैच्योर्ड या परिपक्व चरण आया, और उसके बाद धीरे धीरे ये सभ्यता ग्रेजुअली डिक्लाइन कर गई है। और 1500 बीसी आते आते इस देश में आर्यन जो सभ्यता है, जो आर्य सभ्यता है, वो ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से, ज्यादा प्रमुख तरीके से फैल जाती है। और ये भी हम लोग एक चीज क्लियर कर दें कि भाई जितना इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है मोस्टली हम लोग उन्हीं चीजों की बात करेंगे। अगर इस चैप्टर को लेकर के आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए आपके एग्जाम के हिसाब से, तो वो पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसका वीडियो हम लोगों का देखेंगे। और इस टॉपिक के ऊपर जो अलग से डिस्क्रिप्टिव वीडियो हम लोगों ने बना रखा है उसको भी एक बार आप देख रहे होंगे। इस एनसीईआरटी ज्ञानधारा सीरीज में हमारा प्रयास है कि जितनी चीजें इस एनसीईआरटी में दी गई हैं उन्हीं चीजों को डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको बताएं, और उसका क्या क्या एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन पर थोड़ा हम लोग बात करें। यहां पर बात की जा रही है कि कैसे इस सभ्यता के बारे में पता चला। जैसे क्या लिख रखा है कि पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कितने साल पहले, लगभग 150 साल पहले। अगर अभी के कालखंड को 2000 मान लिया जाए, 150 साल पहले चलेंगे तो कौन सा कालखंड आएगा? 1850 के आसपास का। आप लोगों को पता होगा कि 1848 से लेकर के 1856 तक इस देश में कौन सा व्यक्ति रूल कर रहा था? डलहौजी। और डलहौजी क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, पहली बार रेल लाइन किसके समय में बिछाई गई है? तो डलहौजी के समय में। और पहली रेल कहां से कहां के मध्य चली है? तो बोरी बंदर मुंबई से लेकर के थाने के मध्य लगभग 34 किलोमीटर। किस साल? तो 1850, 1853। वही बोल रहा है। तो मोटे तौर पर देखिए वही कालखंड है। रेल लाइन चलाने के पहले आपको रेल की पटरियां बिछानी होगी, और आज से लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेल लाइन बिछाई जा रही थी। और किस पंजाब की बात की जा रही है? ये पाकिस्तान वाले पंजाब की बात की जा रही है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि भाई, आप लोगों को एक चीज जरूर पता होगा कि जो देश का विभाजन हुआ है वो 2 राज्यों का हुआ। एक तो पंजाब का और दूसरा बंगाल का। यही रीजन है कि भाई हमारे देश के पूर्वी राज्यों में आने के बावजूद जो वेस्ट बंगाल है उसका नाम पूर्वी बंगाल ना होकर के पश्चिमी बंगाल है, बिकॉज बंगाल का जो विभाजन किया गया उसका पश्चिमी वाला इलाका हमारे पास आया। अच्छा, उस समय क्या हुआ है? देखिए बात की जा रही है कि पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो अचानक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल मिला। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई है। और इस स्थापना में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था वो किया गया था सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम भी केवल याद रखेंगे तो भी चीजें चलेंगी। तो एग्जाम में पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहली बार कब पता चला, तो पहली बार पता चला है इसी 1850 के आसपास, जब अचानक से हजारों ईंटों को उखाड़ करके इन्हीं रेल लाइंस को बिछाने में इस्तेमाल में लाया गया। उस समय तो चलिए अज्ञानता थी। आज के समय में पाकिस्तान क्या है ना कि वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो भारत से निकला हुआ है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि हम लोगों का इस पूरे इलाके का जो कॉमन कल्चर है उसको डिनाई करता है। अभी भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी अवशेष हैं, जितने भी पुरा स्थल हैं, उन सारी जगहों को शादी ब्याह में उभाड़ी के लिए उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो पहली बार पता कब चला है? लगभग 1850 के आसपास। ठीक है, और आपको अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने बहुत रिसर्च वगैरह करने का प्रयास किया। उस समय उतनी तकनीक भी अच्छी उपलब्ध नहीं थी, एंड दिस वाज द एग्जैक्ट रीजन कि थक हार करके उनको कुछ कंक्लूसिव नहीं मिला। और फाइनली जो ये सभ्यता है इसको दुनिया के सामने 1924 में सर जॉन मार्शल दुनिया के सामने लेकर के आते हैं। ठीक है, 1921 में हम लोगों को पता है कि 1921 में
हड़प्पा की खोज की गई और 1922 में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा पहला स्थल था इसीलिए उस जगह का नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता। और मोस्ट ऑफ द जो साइट्स हैं वो या तो सिंधु या सिंधु की सहायक नदियों के इर्द गिर्द हैं, इसीलिए इसको या तो हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा पहला साइट, और या तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि जितने भी साइट्स हैं मोर और लेस वो आपको सिंधु नदी के किनारे ही अवस्थित है या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे अवस्थित है। ठीक है, तो 1921 में हड़प्पा और 1922 में ये दयाराम साहनी और 1922 में आपको राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। पहला साइट जिसकी खोज की गई वो हड़प्पा, और जिस सबसे बड़े साइट की खोज की गई है वो है मोहनजोदाड़ो। डिटेल में चीजें यहां पर इसलिए नहीं लिख रहे हैं बिकॉज इसका जो पुरानी वाली एनसीईआरटीज है वहां पर हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात किया हुआ है। यहां अपने को हम कॉन्फाइंड करेंगे उतनी ही बातों तक जितना यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आधुनिक पाकिस्तान, ये जो हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो है ये कहां पर फॉर द टाइम बिंग स्थित है? ये आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। और आगे जाकर के पता चला कि भाई ये जो ईंटें वगैरह है वहां पर एक सभ्यता शहरों का विकास किया गया था, और ये कहानी लगभग 4700 साल पहले की है। एनसीईआरटी के इसी 6th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने एडी और बीसी के कॉन्सेप्ट को समझा है या बीसीई के कॉन्सेप्ट को समझा है। और अभी से 4700 साल मतलब क्या हुआ? 2000 साल पहले, 2000 साल एडी का और लगभग 2700 साल पुराना बीसी का। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है 2700 साल बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको 3 चरणों में हम लोग बांट करके देखते हैं। आरंभिक 3300 से लेकर के 2600 तक, दूसरा 2600 से लेकर के 1900 बीसी तक माना जाता है कि भाई उस समय तक क्या था? परिपक्व आरंभिक हड़प्पा सभ्यता पूछे तो मोटे तौर पर 3300 से लेकर के 2600 बीसी तक, 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक माना जाता है आपको परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। और 1900 के बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन किया है, 1500 बीसी के बाद तो आर्यन लोग ही आ रखे हैं। ठीक है, तो 4700 साल पहले मतलब 2700 बीसी हुआ। 2700 बीसी मतलब देखिए ऑलमोस्ट ये परिपक्व हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आपको इनिशियली खोजें वगैरह देखने को मिली। अब आते हैं, देखते हैं कि और क्या लिखा हुआ है। इन नगरों को जब डीपली एनालाइज किया गया तो देखा गया कि शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, कहीं कहीं पर 2 से ज्यादा हिस्सों में भी विभाजित था, और 3 हिस्सों में बटा हुआ जो साइट है वो है धौलावीरा। धौलावीरा कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, इसी चैप्टर में आगे बात की गई है, आगे हम लोग देख रहे होंगे धौलावीरा के बारे में भी। अब देखिए, जो शहर था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। जो पश्चिमी हिस्सा था वो छोटा था, ऐसा मान लीजिए, और जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था। लेकिन जो पश्चिमी भाग था वो ऊंचाई पर बना हुआ था, प्लेटफॉर्म पर बना हुआ था, उसके चारों तरफ अच्छी ऊंचाई की दीवारें खड़ी की गई थी। ठीक है, और जो पूर्वी हिस्सा था वो साइज में बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। जो पूर्वी वाला आपको हिस्सा है या निचला हिस्सा है उसको इतिहासकारों ने बोला निचला नगर, और चूंकि जो पश्चिमी वाला इलाका था उस पश्चिमी वाले इलाके में आपको 4 दीवारी देखने को मिली, और 4 दीवारी जैसी चीजें किलों में देखने को मिलती हैं, दुर्गों में देखने को मिलती हैं, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया नगर दुर्ग। अब आप इसको ऐसे समझिए कि किसी भी शहर में जाकर के देखिए तो जो शहर के रईस लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, संभ्रांत होते हैं, वो छोटी सी जगह पे ही रहते हैं। ठीक है, मतलब उनका जो घर होगा हो सकता है वो बड़ा होगा, लेकिन समाज में चूंकि अमीरों की संख्या कम होती है इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि भाई अगर शहर में 20 अमीरों के घर है तो वो एक जगह पर रहेंगे, वहां पर सुरक्षा के प्रबंध ज्यादा होंगे,
इसीलिए यहां पर अगर चार दीवारियां वगैरह मिल रही हैं तो यहां अब इतिहासकार मानते हैं कि जो पश्चिमी इलाका है वो आपको रईसों के रहने की जगह होगी, अमीरों के रहने की जगह होगी, और जो पूर्वी वाला इलाका है जो ऊंचे प्लेटफॉर्म पर भी नहीं था, वहां पर जो सामान्य जनता रहती थी, सामान्य जनता ही रहती होगी। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म भी बना हुआ था। प्लेटफॉर्म मतलब क्या हुआ, अगर ऊंचाई पर बना हुआ है तो वहां तक शत्रु इजिली नहीं पहुंच पाएगा, और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ का पानी भी, प्लेटफॉर्म अगर आप हर सब्सटेंशियल ऊंचाई पर बनाएंगे तो वहां पर बाढ़ का पानी भी जल्दी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो नगर दुर्ग था उसकी जो चार दीवारी थी वो पक्की ईंटों की बनाई हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का एक और सेलिएंट फीचर क्या है, इन लोगों ने पक्की ईंटों को प्रयोग में ला रखा है। ठीक है, यहां से हम लोगों ने क्या सीखा, शहर दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी वाला साइज में छोटा था लेकिन वहां पर ज्यादा फैसिलिटीज थी, वो प्लेटफॉर्म पर बना हुआ था, वहां ज्यादा सुरक्षा थी क्योंकि वहां पर जो दीवारें चार दीवारी वगैरह बनाई हुई थी। अगला कॉमन बात कर रहा है कि भाई ये जो नगर वगैरह मिले हैं ना हड़प्पा सभ्यता के, ये पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है। पंजाब ऊपर को है, सिंध नीचे को है। वैसे ही भारत में चले आएंगे तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में इसके आपको अवशेष मिलते हैं। मोस्टली आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ये जो सभ्यता थी इसका सबसे पूर्वी, ये जो सभ्यता थी इस सभ्यता से रिलेटेड सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, सबसे पूरब और सबसे पश्चिम साइट्स का नाम आप बताइए। तो सबसे उत्तर में मांडा था, और मांडा कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। सबसे दक्षिण में द से दक्षिण, द से दैमाबाद था। दैमाबाद कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। और सबसे पूर्व में कौन सी जगह थी, तो आलमगीरपुर थी, जो कि हिंडन नदी के किनारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये अवस्थित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, और अगर सबसे पश्चिमी आप साइट की बात करेंगे तो सुत कांगे डोर। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे उसी चीजों को लिखा हुआ है कि ये जो नगर हैं वो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हुए हैं। हालांकि साथ साथ हम लोगों को एक और साइड जानना है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी एक्सटेंडेड था। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या चीज है इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लोग किस चीज को यूज करते थे, तो लाल बर्तन यहां से हम लोगों को मिले हुए हैं जिस पर काले रंग के चित्र भी बने हुए हैं। साथ साथ यहाँ पत्थर के बाट मिले हुए हैं। बाट मतलब क्या होता है, बटखरा होता है जिससे हम लोग वजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। सिक्कों वगैरह का चलन भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 600 बीसी में शुरू हुआ है। 600 बीसी मतलब क्या हुआ, इस समय जो सिक्के थे उनको आहत कहा जाता था, और इसके पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां पर वस्तु विनियमन प्रणाली चलती थी। इसका मतलब कि एक हाथ दे एक हाथ ले। अगर आप लोहार हैं तो आप समाज के लिए लोहे के औजार उपलब्ध करा दीजिए, अगर आप कुम्हार हैं तो बदले में आप लोगों को मिट्टी के बर्तन उपलब्ध करा दीजिए। और क्या मिला हुआ है, मुहरे मिली हुई है। मुहरे क्या काम करती है, सरकारी सील। सील एक तरीके से इस चीज को मार्क करती है कि ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, तो मुहरे मिली हुई है। मनके, मनकों से क्या होता है, जैसे जो हम लोग माला इत्यादि पहनते हैं ना, इसके लिए जो छोटे छोटे दाने हैं इनको मनके कहा जाता है। इसके अतिरिक्त तांबे के उपकरण मिले हैं और पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड इत्यादि भी मिले हुए हैं। अगला देखिए क्या लिख रखा है, मोहनजोदाड़ो से और क्या मिला हुआ है, खास तालाब मिला हुआ है जिसको महान स्नानागार कहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि भाई अगर पूछे कि मोहनजोदाड़ो से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली हुई है, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग मिली हुई है वो क्या है, तो वो अन्नागार है, जिसका डायमेंशन कुछ 45 मीटर तक था। और यहां पर क्या किस चीज की बात की गई है कि मोहनजोदाड़ो में महान स्नानागार भी मिला हुआ है।
यह इस तालाब को बनाने के लिए, स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। अभी के समय में धार्मिक जगहों पर आप जाएंगे ना तो आपको तालाब इत्यादि संरचनाएं देखने को मिलेंगी। वहां पर महिलाओं के कपड़े इत्यादि बदलने के लिए अलग से कमरे होते हैं, ऐसी व्यवस्था भी यहाँ पर थी। और तालाब चूंकि गहराई में होता है तो वहां पर उतरने के लिए सीढ़ियां थी, चारों ओर कमरे बनाए गए थे ताकि लोग कपड़े इत्यादि चेंज कर सके। और इन तालाब को भरने के लिए बगल में कुएं भी थे जिसके पानी से इसको भर दिया जाता था। और अब माना जाता है कि यहां संभवतः विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे, जैसे माघ पूर्णिमा इत्यादि पर हिंदू धर्म में किस चीज की आस्था है कि भाई किसी होली नदी में जाकर के, किसी पवित्र नदी में जाकर के हम स्नान वगैरह करेंगे। माना जाता है कि इन लोगों की भी ऐसी ही कुछ धार्मिक मान्यताएं रही होंगी। महान स्नानागार किससे संबंधित है? मोहनजोदाड़ो से। और इन सारी फैक्ट्स को भी स्टेटमेंट वाइज आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कालीबंगा और लोथल, लोथल कहां पर है? गुजरात में है। यही एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता के लिए पोर्ट था, बंदरगाह था। और कालीबंगा, कालीबंगा कहां पर है? ये आपको राजस्थान में है। इन दोनों जगहों पर किस चीज के प्रमाण मिले हैं? अग्निकुंड के प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है, किस चीज के प्रमाण मिले हैं? तो अग्निकुंड के प्रमाण मिले हुए हैं, जहां संभवतः यज्ञ इत्यादि किए जाते रहे होंगे। और जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया और लोथल हो गया, ऐसी जगहों पर आपको बड़े बड़े भंडार गृह मिले हुए हैं जिनमें अन्नों को स्टोर करके रखा जाता था। पटना में से गोलघर, इसको किस चीज के लिए बनाया गया था? खाद्य सामग्री को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। और ये सारी नगरीय सभ्यताएं थी। तो नगरीय साइट्स में क्या होता है कि जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं वो कृषि जैसी आर्थिक गतिविधियों में अपने को संलग्न नहीं करते हैं। उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का काम ग्रामीण लोग करते हैं। बदले में जो शहरी लोग हैं वो उत्पादक गतिविधियों में इंडल्ज होते हैं या फिर तृतीय क्षेत्र से संबंधित होते हैं। उस समय कोई तृतीय क्षेत्र नहीं रहा होगा, डॉक्टर या लॉयर जैसे लोग नहीं रहे होंगे। जो शहरी लोग थे वो द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों में इंडल्ज होंगे। तो दैट मीन्स कि अगर वो खेतीबाड़ी नहीं करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि तब इन शहरों में बड़े बड़े भंडार गृह होंगे। और पूरी सभ्यता का जो सबसे बड़ी बिल्डिंग मिली हुई है वो इसी मोहनजोदाड़ो का अन्न भंडार गृह है। ठीक है, इन साइट्स को देखिए दिखाया भी गया है। एक तो नदियों का क्रम याद रखेंगे, सबसे ऊपर में, सबसे उत्तर में सिंधु है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर आपको उसके बाद रावी के बाद आपको कौन सी नदी है? व्यास, और फिर सतलुज नदी है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो यहां पर रावी नदी आप देख रहे होंगे। दैट मीन्स की रावी नदी के किनारे ही हड़प्पा है। और मोहनजोदाड़ो या चन्हुदड़ो ये किस नदी के किनारे हैं? तो ये सिंधु नदी के किनारे हैं। इस चीज को भी आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, राखीगढ़ी अगर आप देख रहे होंगे तो ये हरियाणा में है। और कालीबंगा कहां पर है? ये आपको राजस्थान में है। धौलीवीरा कहां पर है, या सुरकोतला कहां पर है, या लोथल कहां पर है? तो ये तीनों के तीनों साइट्स आपको भारत के गुजरात राज्य में है। आगे देखते हैं, इन नगरों की सबसे अच्छी एक विशेषता क्या है कि यूजुअली एक से ज्यादा तल्ले वाले मकान भी मिले हुए हैं। आमतौर पर जो घर है वो एक या दो मंजिला होते थे। जो पश्चिमी वाला किनारा है, जो पश्चिमी वाला नगर दुर्ग था, उसमें ज्यादा बड़े आकार के कमरे मिले हैं। जो घर हैं उनमें कमरों की संख्या भी ज्यादा है। इससे भी हम लोग कंक्लूड करते हैं कि जो पश्चिमी वाला इलाका था वहां पर जो रिच लोग रहते होंगे, जो अमीर लोग थे, वो वहीं पर रहते होंगे। घरों का सिस्टम देखिए, घर के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे, बीच में आंगन हो गया, इसके चारों तरफ कमरे हो गए। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान गृह है, और मतलब एक अलग से बाथरूम है, और कुछ घरों में पानी की व्यवस्था के लिए कुएं वगैरह भी है। तो नगर नियोजन इन लोगों का बहुत अच्छा माना जाता है। ग्रिड आधारित, ग्रिड आधारित नगर नियोजन था, इस चीज को जानेंगे।
और साथ साथ हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता को उसके सैनिटेशन के लिए जाना जाता है, सफाई के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि अगर नालियां इत्यादि खुली हैं, अगर सीवेज का प्रबंधन उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो समाज में बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। और उन्हीं से बचाव के लिए देखिए कितनी अच्छी चीज लिखी हुई है कि जो नाले थे, नालियां थी, वो ढके हुए थे, सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में ढलान होता था। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड पानी, उसको जैसे ही ढलान मिलेगा वो ढलान की दिशा की तरफ लुढ़क जाएगा। तो हर नाली में ढलान होता था ताकि पानी बह सके। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया गया था। घरों की जो छोटी छोटी नालियां थी, अभी भी देखेंगे शहरों में क्या होता है कि एक बड़ी नाली होती है, उससे हर आपको गली मोहल्ले के नालियां जुड़ी हुई होती हैं। सेम चीज यहां पर भी एप्लीकेबल था। नालियों को ढका गया था, ठीक है, ताकि गंदगी ना फैले, बदबू ना करे। और साथ साथ अगर पूरा ढक देंगे तो भाई कभी वहां पर ब्लॉकेज आएगा, कुछ फंसेगा। अब तो पॉलीथीन फंसा हुआ रहता है ना, उस समय तो पॉलीथीन का कॉन्सेप्ट नहीं था। बट फिर भी अगर कोई सी भी चीज फंस रही होगी तो आप क्या करेंगे? तो फंसने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? बीच बीच में मेन होल रखेंगे ताकि उनकी सफाई की जा सके। तो एक तरीके से देखिए तो नगर नियोजन बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। अब थोड़ा बात किया गया है नगरीय जीवन का। देखिए हड़प्पा के बारे में क्या बोल रखा है कि संभवतः यहां शासक थे। संभवतः शब्द इसलिए लिखा गया है बिकॉज जहां पर भी रूलिंग क्लास होता है, शासक वर्ग होता है, वो बहुत प्रिविलेज होता है, उसको बहुत सारी विशेष सुविधाएं मिलती हैं। जैसे एक गरीब आदमी का घर देखिए और मुकेश अंबानी का घर देखिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। ठीक है, एक आदमी के पास 27 तल्ले का घर है, एक आदमी के पास 27 सेंटीमीटर स्क्वायर का घर है, तो दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब यहां पर क्या हम लोगों को समझने की जरूरत है कि भाई संभवतः शब्द इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इनकी लिपि, जिसको कि बोस्ट्रोफेडन कहते हैं, सॉरी, जिसको बोस्ट्रोफेडन कहते हैं, इस लिपि को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। एक चीज तो उससे भी हम लोग नहीं बोल सकते। सॉरी, वो थोड़ा साउंड में समस्या आ गई थी एंड दिस वाज द एग्जैक्ट रीजन कि इस पार्ट को एक बार थोड़ा हम लोग और देखेंगे। ठीक है, तो नगरीय जीवन के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया कि यहाँ पर संभवतः शासक वर्ग था, लिपिक लोग भी होते थे। यहाँ की जो लिपि है उसको हम लोग बोस्ट्रोफेडन के नाम से जानते हैं और उस लिपि को अभी तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। इनकी लिपि एग्जाम में पूछेंगे, उसको क्या कहते हैं? बोस्ट्रोफेडन। ठीक है, और बोस्ट्रोफेडन कैसी लिपि है? तो ये चित्रात्मक लिपि है, चित्रात्मक। और संभवतः चित्रात्मक लिपि होने के कारण ही ना इसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री में क्या पढ़ा है कि कोई जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को 1837 में पढ़ा, बट बोस्ट्रोफेडन लिपि को चित्रात्मक होने के कारण अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है। बिकॉज आप सोचिए ना कि अगर हम इस तरीके से इशारे करें तो ये 5 उंगलियां हो सकती हैं, हो सकता है हम 5 नंबर इंडिकेट करें, हो सकता है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हो सकता है ये भगवान विष्णु का अभय मुद्रा हो, राइट, या हो सकता है कि किसी को उनको थप्पड़ मारने का भी मन कर रहा हो, राइट। तो इसीलिए चित्रात्मक होने के कारण इसको अभी तक कंक्लूड नहीं किया जा सका है। शिल्पकार लोग थे जो उद्योग स्थलों पर तरह तरह की वस्तुएं बनाते थे। मिट्टी से बने खिलौने मिले हुए हैं और मिट्टी से बने खिलौनों को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा टेराकोटा क्या? मिट्टी से बने खिलौने, और ये भी यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, इसकी जो लिपि है बोस्ट्रोफेडन, इसको अभी तक हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। अभी तक पता नहीं लग पाया है कि वो क्या एग्जैक्टली चीजें लिखी हुई है। हाउएवर मिट्टी के खिलौने मिले हैं जिनको कि हम लोग टेराकोटा बोलते हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर के बाट मतलब अपने को बटखरा समझना है। ठीक है, बटखरे से क्या होता है? बटखरे से हम लोग वजन तौलने का काम करते हैं। और किस चीज के बनाए जाते थे? चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। इस चीज को मार्क कर लीजिए अपनी कॉपी में। पत्थर के बाट किस चीज से? चार्ट पत्थर से, चर्ट पत्थर। इसके अतिरिक्त मनके किस लिए काम में आते हैं? हम लोग जो मालाएं इत्यादि पहनते हैं ना, ये जो छोटे छोटे दाने आप देख रहे हैं ना, ये है मनके। और
इन मनकों को बनाने के लिए कार्लिलियन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो चौट पत्थर से पत्थर के बाट बनते थे तौलने के लिए, और मलाई इत्यादि के लिए जो मनके हैं उसके लिए कार्लिलियन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग पत्थर की मोहरें भी बनाते थे। मोहरों का जो शेप होता था वो आयताकार होता था, और उन पर सामान्यतः जानवरों के चित्र भी अंकित मिलते हैं। किस जानवर का सर्वाधिक अंकन किया गया है? तो यूनिकॉर्न का किया गया है, या इसी को हिंदी में बोलते हैं एक सिंगी। एक सिंगी मतलब जिसका एक ही सींग है, और एक सींग किसका होता है? गेंडे का। तो माना जाता है कि ये जो यूनिकॉर्न है ये संभवतः गेंडा ही रहा हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और जो मोहरें होती हैं वो क्या काम करती हैं? वो आपकी प्रॉपर्टी को दूसरों की प्रॉपर्टी से अलग करती हैं। वो इस चीज को मार्क करती हैं कि ये प्रॉपर्टी आप तक बिलोंग करती है। सीधी और सपाट भाषा में समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया वालों के साथ बिजनेस रिलेशन था। अब एक ही पानी के जहाज पर सबका सामान लदा हुआ है, आप भी व्यापारी, आपका भी मेरा भी। तो मैंने अपने सामान के ऊपर क्या कर रखा है कि शेर छाप वाली मोहरों को इस्तेमाल में लाया है, ताकि वहां पर जब बोरियां लोडिंग अनलोडिंग अनलोड की जाएंगी ना, तो पता चल जाए कि ये अमुक व्यापारी का सामान है, किसी के ऊपर हिरन है, तो वो किनका सामान है। इसके अतिरिक्त लाल मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं जिनके ऊपर काले रंग से डिजाइन किया गया था। मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है एक पत्थर से बना हुआ मूर्ति, जो जान पड़ता है कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का है, और इन्होंने कड़ाईदार वस्त्र भी पहन रखे हैं। ये वो मूर्ति है। एग्जाम में पूछेंगे कि पत्थर की मूर्ति कहां से मिली हुई है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा आपको क्या था? आपको स्थल था। अच्छा, इस मूर्ति को अगर आप देखेंगे ना, इस मूर्ति को एक बार आप देखिए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जो मूर्ति है वो किसी राजा की मूर्ति है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी पुजारी की मूर्ति है। इसीलिए इस मूर्ति को कहा जाता है प्रीस्टली किंग। प्रीस्ट मतलब पुजारी, किंग मतलब राजा। पुजारी राजा की मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। देख सकते हैं कि खंडित भी है, टूटी हुई है। अगला क्या बोल रखा है कि भाई इन्होंने कड़ाईदार वस्त्र पहन रखे हैं। माना जाता है कि इन्होंने ये शॉल लपेट रखा है, और इसके ऊपर ज्योमेट्रिकल डिजाइन वगैरह भी बनाए हुए हैं। ऐसी मूर्ति कहां से मिली हुई है? ये मूर्ति मिली हुई है मोहनजोदाड़ो से। पिछले चैप्टर्स की एनसीईआरटी में हम लोगों ने एक साइट के बारे में देखा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ मतलब कहां? पाकिस्तान आज के समय का। वहां पर कपास की खेती की जाती थी 7000 साल पहले। 7000 साल कहने का मतलब ये हुआ कि 5000 बीसी। ठीक है, कपास की खेती सबसे पहली बार ऐसा माना जाता है कि बृहत्तम पैमाने पर सिंधु घाटी सभ्यता में ही शुरू की गई। इसीलिए जो यूरोपियन लोग थे, ग्रीक लोग थे, या आपको ग्रीक सभ्यता के लोग थे, यूनानी सभ्यता के लोग थे, रोमन लोग थे, वो आगे चल के कपास को किस नाम से बुलाते थे? सिंडन नाम से बुलाते थे। सिंध मतलब सिंधु। सिंधु के क्षेत्र में होने वाला प्रोडक्ट है, उत्पादित होने वाला प्रोडक्ट है कपास। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि मेहरगढ़ में कपास की खेती, और इसी के बाद आई है आपकी हड़प्पा सभ्यता। तो यहां पर भी कपास की खेती की जाती थी, और कपास की खेती होगी तो उससे सूत कताई के द्वारा आप कपड़े वगैरह जरूर बना पाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक शब्द जानेंगे दे रखा है पेयॉन्स। यूजुअली घर में जो भी हम लोग डेकोरेटिव आइटम, सजावट की वस्तुएं बनाते हैं, उसके लिए या तो पत्थर यूज किया जाता है या तो शंख। ये दोनों चीजें मिलती हैं प्राकृतिक तौर पर, लेकिन बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियली भी मैन्युफैक्चर की जाती हैं। उसके लिए जो पदार्थ इस्तेमाल में लाया जाता है वो है पेयॉन्स। और अगर आपको पेयॉन्स का निर्माण करना है तो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिला करके आप उनसे वस्तुएं बनाइए, इसी को बोलते हैं पेयॉन। एग्जाम में पूछेगा पेयॉन्स का यूज क्या है, तो डेकोरेटिव आइटम जैसे ये बना हुआ है, इन सब को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगला देखिए, चूंकि ये शहरी सभ्यता थी, और शहरी सभ्यता होने के कारण ही यहाँ पर द्वितीयक उत्पादक गतिविधियों का आपको निर्माण होता था। तो अब कच्चा माल चाहिए होगा, अगर कुछ आपको मैन्युफैक्चर करना है, कुछ उत्पादित करना है, तो कच्चा माल चाहिए होगा।
पूछ रखा है कि कच्चा माल कहां से आता था। तांबे को का आयात किया जाता था आज के राजस्थान से। राजस्थान में ही भारत की सबसे बड़ी तांबे की खदानों में से एक खेतड़ी है, ठीक है। और खेतड़ी मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री में कहां पढ़ते हैं कि स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और नरेंद्र नाथ दत्त के फ्रेंड थे खेतड़ी के महाराज, और उन्होंने ही कहा कि भाई दुनिया को अगर तुमको एड्रेस करना है तो विवेकानंद नाम से एड्रेस करो, ठीक है। तो हड़प्पा के लोग तांबा कहां से मंगाते थे, आज के राजस्थान से। इसके अतिरिक्त एक पश्चिमी एशियाई देश है ओमान, वहां से भी ये क्या करते थे, तांबे का आयात वगैरह करते थे। यहां पर देख सकते हैं कि ओमान आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ओमान और राजस्थान से लोग क्या मंगाते थे, तांबा मंगाते थे। अब तांबे का लोग करते क्या थे, इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और अगर आपको कांस्य का निर्माण करना है, आपको ब्रॉन्ज बनाना है, तो इसके लिए 88% कॉपर को 12% टिन के साथ अगर आप मिलाएंगे तो आपका कॉपर होगा। हो सकता है साइंस सेक्शन में ये पूछ ले, कॉपर 88% और टिन 12%, ठीक है। कांस्य से बनाना है तो तांबे के साथ मिलाना होगा टिन, और टिन का आयात कहां से किया जाता था, देखिए टिन के आखिर में भी 9, ईरान के आखिर में भी 9, और अफगानिस्तान के आखिर में भी 9। तो टिन मतलब ईरान और अफगानिस्तान। सोने का आयात कहां से किया जाता था, आधुनिक कर्नाटक। अभी भी इस देश की जो सबसे बड़ी सोने की खदान है वो कौन सी है, वो है कोलार। केजीएफ मूवी देखा है ना आप लोगों ने, केजीएफ किस चीज को इंडिकेट करता है, कोलार गोल्ड फील्ड। हाल के समय में बिहार के जमुई जिले में भी सोने के बड़े आपको भंडार पाए गए हैं, बट अभी भी उत्पादन के हिसाब से कोलार जो खदान है, अब तो वहां भी उत्पादन बहुत कम हो रखा है। तो उसी कोलार से ही लोग क्या करते थे, सोना इत्यादि मंगाते थे। कोलार मतलब कर्नाटक। और जो बहुमूल्य पत्थर होता था उसका आयात किया जाता था गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से, ठीक है। ये शहरी सभ्यता थी, लेकिन शहरों में आप रहें या गांव में रहें, आपका जो पहला रिक्वायरमेंट होगा रोटी कपड़ा मकान में से वो रोटी होगा। दैट मीन्स अगल बगल गांव बसे हुए थे और वे लोग अनाज का उत्पादन करते थे, इन शहरों में आपूर्ति किया करते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। हालांकि उस हल के अभी हम लोगों को प्रमाण नहीं मिलते हैं, बट कैसे हम लोगों को पता चला कि लोग हल का उत्पादन हल वगैरह को यूज करते थे। हल बनाया जाता था लकड़ी से। लकड़ी या तो बारिश या तूफान में सड़गल जाएगा, और नहीं तो उसमें दीमक वगैरह लगेगा तो वो लकड़ी का बना हुआ होने के कारण नष्ट होगा। तो हल हम लोगों को ऐसा सच नहीं मिला है, बट हल जैसे खिलौने मिले हुए हैं, और बच्चों को अगर आप खिलौने दे रहे हैं हल शेप वाले, तो दैट मीन्स हल भी आप लोग यूज करते होंगे। इन क्षेत्रों में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ और भी तरीके अपनाए। जहां भी बारिश कम होती है वहां हम लोग क्या प्रयास करते हैं, वाटर को स्टोर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और संभवतः यही तरीका, पानी के संचय का तरीका उन्होंने भी अपनाया। अगर एग्जाम में पूछे कि वाटर रिजर्वायर, जल का जो संचय है ये कहां किया जाता था बृहत्तर पैमाने पर, तो इन लोगों की जो साइट है धौलावीरा, इसी धौलावीरा में जल संचयन के भी हमको प्रमाण मिलते हैं। और ग्रामीण लोग होंगे तो दैट मीन्स वो खेती बाड़ी के साथ साथ गाय इत्यादि जैसे मवेशियों वगैरह को भी जरूर पालते रहे होंगे। अगले में आते हैं, देखिए क्या लिख रखा है। कच्छ के इलाके में एक और साइट है धौलावीरा। इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब खादिर बेत नहीं पूछेगा, ठीक है। कच्छ मतलब आपको समझना है कि गुजरात का भी पश्चिमी वाला इलाका, वहां पर साइट है धौलावीरा। धौलावीरा की खासियत क्या है, हड़प्पा सभ्यता के मैक्सिमम जो साइट्स हैं वो दो भागों में विभाजित थे। पश्चिमी वाला छोटा लेकिन अपेक्षाकृत रईसों के रहने की जगह जो प्लेटफॉर्म पर था और जहां चार दीवारी थी। धौलावीरा इकलौती ऐसी साइट है जहां पर शहर 3 भागों में विभाजित था। एग्जाम में पूछा हुआ बार बार कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था, तो धौलावीरा, ठीक है। यहां पर खुला मैदान भी था जहां माना जाता है कि कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज जानेंगे कि जो हड़प्पा लिपि है बुस्ट्रोफेडन, जो चित्रात्मक है, उसमें जो भी आपको चित्र इत्यादि बनाए गए हैं वो बहुत लिमिटेड बनाए गए हैं।
लेकिन बड़ा एक साइन बोर्ड कहां से पाया गया है, तो इसी धौलावीरा से पाया गया है। एग्जाम में पूछे कि 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड कहां पाया गया है, तो ये धौलावीरा में पाया गया है। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीजें हैं, क्योंकि हड़प्पा के जो लेख हैं यूजुअली वो मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, बट एक बृहत्तम आपको इसका प्रमाण मिलता है धौलावीरा में। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी, ठीक है, खंभात की खाड़ी में कौन सी नदी मिलती है, साबरमती, ठीक है। और लूनी नदी कहां जाकर के मिलती है, लूनी नदी कहीं नहीं मिलती है, वो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, ठीक है। उसी की एक उप नदी के किनारे लोथल शहर बसा हुआ है। लोथल इन लोगों का बंदरगाह था। बंदरगाह एग्जाम में पूछे, पोर्ट पूछे या डॉक यार्ड पूछे, पता चला कि जीएस आपको आता है लेकिन भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं है, इसके कारण एक क्वेश्चन हम गलत करके आए। डॉक यार्ड मतलब भी बंदरगाह ही समझना है। इन लोगों का जो बंदरगाह था वो लोथल था। और बंदरगाह अभी ही नहीं, अभी भी क्या किया जाता है कि भाई विदेश के साथ या आंतरिक व्यापार को भी बंदरगाह प्रमोट करते हैं। उस समय में भी सेम चीज वॉज एप्लीकेबल। लोथल में क्या किया जाता था, बंदरगाह था, पत्थर, शंख और धातुओं से बनी गई कई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर मोहरे मिली हुई हैं और मोहरे क्या करती थी, आपकी प्रॉपर्टी को मार्क करने का काम करती थी। कोई बहुत बड़ा बंदरगाह नहीं है, ये मुंबई या इन्नौर पोर्ट नहीं है, वधावन पोर्ट नहीं है, एक छोटा सा आप पोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर मनके बनाने का भी काम होता था और मनकों से फिर ताबीजें इत्यादि निर्मित की जाती थी। और मोहर क्या काम करती है, हम लोगों ने बात कर लिया कि मोहर अगर टूटी हुई नहीं है, छाप टूटी हुई नहीं है, तो इससे साबित होता है कि आपके सामान के साथ किसी भी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अब लास्ट में बात की गई है कि ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ। 3900 साल पहले, मतलब 1900 बीसी। आगे जाकर 400 साल और जोड़ दीजिए तो 1500 बीसी में माना जाता है कि इस देश में आर्य सभ्यता का आरंभ हुआ। बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला, अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, बिजनेस कम हुआ। और बिजनेस कम होना दैट मीन्स कि कच्चे माल का आयात कम हुआ। बिजनेस, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग गुड बिक ही नहीं रहा है, आपका निर्मित उत्पाद नहीं बिक रहा है, तो कच्चे माल का आप आयात कम कर देंगे। इसका मतलब आपके पास कम पैसा, और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जैसे जल निकासी प्रणाली, जो भी लोक हित की चीजें होंगी उनके ऊपर भी आप केयर नहीं कर पाएंगे। अब वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे, जल निकास प्रणाली वगैरह आपकी नष्ट हुई, कचरे के ढेर इत्यादि बनने लगे। अब क्यों ये सभ्यता का नाश हुआ, भगवान श्री कृष्ण तो श्रीमद भगवद गीता में बोले ही है ना कि मेरे अतिरिक्त दुनिया में और कुछ भी अस्थाई नहीं है, राइट। तो हर अच्छी चीज एक ना एक दिन नष्ट होती है। हाउएवर इतिहासकारों के मन में इस चीज को लेकर के अलग अलग मत है कि ये सभ्यता क्यों नष्ट हुई। कुछ का कहना है नदियां सूख गई। नदी सूखेगा तो दैट मीन्स कि आप खेती वाले कामों को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और तब फिर क्या होगा कि भाई आप कहीं ना कहीं लोग दूसरी जगहों की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। आरंभिक जो आदि मानव थे, ठीक है, उससे आगे की हालांकि ये कहानी है। हम लोग जंगलों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर थे। जंगल अगर उनका विनाश हो गया तो ईंटें इत्यादि पकाने के लिए ईंधन नहीं मिलेगा और तमाम आपको जंगली उत्पाद भी नहीं मिलेंगे, और तब भी आप क्या हो रहे होंगे, आप नष्ट हो रहे होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि इलाके में बाढ़ आ गया, ठीक है। इवन अगर आप लोग मूवी देखेंगे मोहनजोदाड़ो, वो लड़के उसको याद कर सकते हैं पूजा हेगड़े से, और लड़कियां याद कर सकती हैं ऋतिक रोशन साहब से, ठीक है। बहरहाल उस मूवी में क्या दिखाया गया कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ है, ठीक है। हाउएवर इतिहासकारों में एक कोई स्पष्टता नहीं है कि किस कारण से सभी नगरों का अंत हो गया। यूरोपियंस ने तो इवन आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी दिया, ठीक है, कि आर्य आए और आर्यों ने मार के खत्म कर दिया। लेकिन इस कहानी में गलती ये है, लोचा ये है कि भाई आर्य लोग आए देश में छोटे छोटे झुंडों में, और वो लोग अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली नहीं थे कि 20-20 लोग मिलकर के 10-10 हजार लोगों को मार सके। अभी के समय में माना जाता है कि यूरोपियन इतिहासकारों का हमारे प्रति विद्वेष भरा वो एक इतिहास था, इसीलिए उसको यहां पर नहीं दिया गया है। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर के बस गए। पूर्व मतलब क्या हुआ कि गंगा के मैदानों में कुछ लोग बस गए, और कुछ लोग दक्षिण दक्कन वाले इलाके के तरफ भी ग्रेजुअली मूव ऑन कर गए। अगला आपसे उम्मीद कर रहा है कि भाई मिस्र को ढूंढिए। मिस्र मतलब क्या हुआ, अफ्रीका हुआ।
वहां पर शासक करने वाले बड़े बड़े राजा थे कितने साल पहले, लगभग 5000 साल पहले, मतलब 3000 बीसी। मिस्र के लोगों के साथ या मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया मतलब अभी का ईरान इराक समझना है, इन लोगों के साथ व्यापारिक संबंध किसके थे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के थे। और यहां पर शासक करने वाले बड़े प्रतापी राजा थे जिनको कहा जाता था फराहो। एग्जाम में पूछेगा मिस्र के राजाओं को क्या कहते थे, फराहो। सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था, तूतेन खामेन। ठीक है, तूतेन खामेन। इन लोगों ने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिनको पिरामिड कहा जाता है। मरने के बाद ये क्या करते थे कि शवों को मम्मी बना करके रखते थे। मम्मी मतलब क्या हुआ, एक तो घर में माता जी, ठीक है, मातृशक्ति, और दूसरा ये वाला मम्मी मतलब समझना है कि केमिकल्स वगैरह को लगा करके शवों को संरक्षित कर दिया जाता था। इस सभ्यता के लोगों का मानना था कि दुनिया में आफ्टर लाइफ भी होती है। आफ्टर मतलब बाद, लाइफ मतलब जीवन के बाद, मतलब जीवन के बाद मर करके भी आदमी जिंदा होता है। तो शव को, उसके शरीर को आप नष्ट मत करिए, उसको मम्मी बना के रख दीजिए और उसके काम की बहुत सारी चीजें भी साथ में दफना दीजिए। अब कोई राजा है वो मर के भूत उत बन के जिंदा होंगे ना, तो राजा आदमी जो जिंदगी भर काम नहीं किया है वो मरने के बाद क्या करेगा, इसीलिए साथ में दास दासियों, सेवक और सेविकाओं को भी दफन करिए कि मरने के बाद उनके काम आ सके। और दुनिया का जो सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है वो कौन सा पिरामिड है, गाजा, या इसी को गीजा भी बोलते हैं, गीजा का पिरामिड है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतनी ही चीजें दी गई हैं। और डिटेल में जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसका हम लोगों ने जो हड़प्पा सभ्यता को डिस्कस किया है उसको देखेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देंगे, सो दैट वी कुड हैव अ बेटर रिच। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑल्सो हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपके मित्र मंडली में, आपके परिवार में कोई लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो उनके साथ भी इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देंगे। थैंक यू।